नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में। और आज हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो देखिए, कल हमने क्लास में ख़त्म किया था नासिरुद्दीन महमूद पर, जहाँ पर शमसी वंश समाप्त होता है और बलबनी वंश बलबन से शुरू होगा। तो बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पहले जान लेते हैं कि बलबन था कौन। एक्चुअली बलबन को सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही खरीदा था। वह उसे जब मध्यकाल में दासों का व्यापार होता था वहाँ उसको खरीदने के लिए गया, तो उसे यह कोई विशेष अट्रैक्टिव नहीं लगा। उसे इसके चेहरे पर एक क्रूरतापूर्ण भाव दिखे और वह इसे खरीदना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसके वजीर ने उसको खरीद लिया और जब उसको लाकर के इल्तुतमिश को उसने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया तो उसे लगा कि यह मेरे भाग्य में ही लिखा है। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार है इब्न बतूता। उन्होंने अपनी रचना रेहला में लिखा कि जब उसने 99 दास खरीद लिए थे इल्तुतमिश ने, उस समय वह इसको नहीं खरीदना चाह रहा था और बलबन ने इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट की कि जब आपने 99 खुद के लिए खरीदे हैं तो एक अल्लाह के लिए खरीद लीजिए। और उससे प्रभावित होकर के उसने उसे खरीद लिया था और दिल्ली में ला कर के उसे पानी भरने जैसे छोटे मोटे काम दिए थे। लेकिन धीरे धीरे इल्तुतमिश उसकी योग्यता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपने दल चालीसा का एक महत्वपूर्ण सदस्य बलबन को नियुक्त किया और उसे खान का पद दिया। तो इस घटनाक्रम या इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि बलबन एक योग्य व्यक्तित्व था और अपनी योग्यता के दम पर वह आगे बढ़ता गया। जब शासक बनी रजिया तो उसके समय उसे अमीर शिकार का पद मिला। बहराम शाह के समय वह अमीर आखुर बना। इस प्रकार प्रत्येक शासक के शासनकाल में वह अपने पद को बढ़ता रहा। लेकिन अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय उसकी शक्ति अपने चरम पर थी। नासिरुद्दीन महमूद केवल एक नाम मात्र का शासक बनकर के रह गया था और उसके समय सारी शक्ति का केंद्रीकरण किसके हाथ में आ गया था दोस्तों? बलबन के हाथ में। तो उन 20 वर्षों में भी बलबन ने अपने शासन को किया और जब 1266 ईस्वी में स्वयं शासक बना तब से लेकर के तो हम मान सकते हैं कि 40 साल का दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो पूरा बलबन का काल रहा है। तो इसी बलबन को हम आगे समझते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखिए, बलबन जैसा कि सभी शासक कुछ उपाधियां धारण कर रहे थे, तो बलबन ने भी उपाधियों के साथ खुद को प्रारंभ किया। नासिरुद्दीन महमूद के बाद शासक बना था बलबन और नासिरुद्दीन महमूद इसका दामाद था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। फिर देखिए, इसने सबसे पहले, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गियासुद्दीन है, ये मैं वापस लिख देती हूँ, गियासुद्दीन। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी जो हमें याद होनी चाहिए। उसमें से एक है गियासुद्दीन, दूसरी थी उलुग खां। उलुग खां का अर्थ होता है, उलुग का अर्थ होता है महान। यह स्वयं को महानता दिखाने के लिए इसने इस उपाधि को धारण किया था। अगली उपाधि थी इसकी नियाबत ए खुदाई। यह स्वयं को इस धरती पर पैगंबर या अल्लाह का प्रतिनिधि मान रहा था। पैगंबर का प्रतिनिधि, ये आगे भी बार बार आएगी उपाधि, आप ध्यान रखिएगा कि नियाबत ए खुदाई का अर्थ क्या होता है? पैगंबर का प्रतिनिधि। दूसरी उपाधि इसने धारण करी थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है विद्यार्थियों ईश्वर की परछाई। ईश्वर की परछाई। इन दोनों उपाधियों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों उपाधियों को धारण करने के पीछे कारण ये था कि स्वयं को आम जन से ऊपर उठाना, स्वयं में देवत्व के अंश को बताना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और ध्यान रखिएगा आप कि पालम बावली अभिलेख है, पालम बावली अभिलेख, इसके अंदर इसे विष्णु का अवतार कहा गया है। ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि कौन से अभिलेख में बलबन को विष्णु का अवतार कहा गया है, तो यह है पालम बावली अभिलेख और इसमें कहा गया है विष्णु का अवतार। और इसके रचयिता थे विद्यार्थियों योगेश्वर पंडित। योगेश्वर पंडित, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस सवाल को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि बलबन भी मैंने जैसा आपको बताया कि उसके दल चालीसा के सदस्यों में से ही एक था, इसलिए और जब तक वह शासक बना तब तक वह दास ही रहा, इसलिए उसके लिए यह अति आवश्यक था कि जब वो शासक बन रहा है तो स्वयं को उन दल चालीसा के सदस्यों से अलग किस प्रकार करे। इसलिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्वयं में देवत्व बताने के लिए, स्वयं की श्रेष्ठता बताने के लिए। और विद्यार्थियों, हमें पता होना चाहिए कि राजत्व सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है बर्नी की तारीख़े फिरोज शाही से। बर्नी की तारीख़े फिरोज शाही से हमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। अफरासियाब का वंशज, इसने स्वयं के वंश को बताया। ये इसलिए वही बात कि स्वयं की श्रेष्ठता को बताने के लिए, रक्त श्रेष्ठता को बताने के लिए कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। अफरासियाब है ईरान का और इसका वर्णन हमें मिलता है सर्वप्रथम फिरदौसी की शाहनामा ग्रंथ में। यह वही फिरदौसी है शाहनामा ग्रंथ में, जिसको महमूद गजनवी के दरबार में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था जिसने आत्महत्या की थी। तो फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित है और उसी अफरासियाब का वंशज इसने बलबन ने स्वयं को बताया है स्वयं की श्रेष्ठता के लिए। और इसी के चलते और इसी शासन पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसने सिजदा और पैबोस की परंपरा अपने दरबार में प्रारंभ की। सिजदा क्या होता है विद्यार्थियों? सिजदा होता है कि शासक के समक्ष अपने घुटनों पे बैठ करके अपने सर को झुकाना, ये होता है सिजदा करना। और पायबोस होता है कि सुल्तान के समक्ष जाकर के झुक के उसके पैरों को चूमना, ये समर्पण बनाने के लिए। अगर आप किसी के समक्ष झुकते हो तो आपने अपने आप ही आप में उसके प्रति समर्पण भाव आ जाता है और हमेशा आप उसके सामने खड़े होने के लिए सोचोगे। इसी खौफ को और इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए इसने सिजदा और पायबोस जैसी परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया। फिर इसने नौरोज़ का उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नौरोज़ भी एक ईरानी त्योहार है, ईरानी त्योहार है ये। यह सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है और लगभग यह सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है और यह लगभग 19 दिन तक चलता है। ये सारी चीज़ें उसने क्यों करी? स्वयं की श्रेष्ठता को बताने के लिए। वंश बता दिया, परंपराएं कर ली, उसी त्योहार को मनाना प्रारंभ कर दिया और स्वयं के जो पौत्र थे उनका नाम भी ईरानी शासकों के नाम पर रखा, जैसे के खुसरो, क्यूमर्स। ये स्वयं की श्रेष्ठता बताने के लिए। और उसने वही नियाबत खुदाई कहा स्वयं को इस पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि, कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईश्वर का सीधा प्रतिनिधि हूँ और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए और मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका राजत्व सिद्धांत लोह व रक्त की नीति पर आधारित था। इसका अर्थ था कि वह किसी भी प्रकार से शक्ति के माध्यम से भी अपनी श्रेष्ठता को मनवा सकता था। उसके लिए अगर उसे रक्त भी बहाना पड़े तो वो उससे परहेज नहीं करता था। देखिए, यह रक्त नीति को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इसका मानना था, तुर्की नस्लवाद का प्रतिपादक था यह कहता था कि सबसे श्रेष्ठ इस दुनिया में तुर्की नस्ल ही है। और यह अपने वर्णन में कहता है कि मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे रगों का रक्त फड़कने लग जाता है और मेरा हाथ अपने आप अपनी तलवार पर चला जाता है कि मैं इसके सर को काट दूँ।
इस प्रकार यह बता रहा था कि मैं नीच कुल का नहीं हूँ, तभी तो मुझे उनके लिए हेय भाव आता है या उनके प्रति घृणा भाव आता है। ये था उसका राजत्व सिद्धांत। हमने समझ लिया है कि अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। उसके अलावा अपने शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसने कुछ प्रशासनिक कार्य भी किए। इसके अंदर सबसे पहला जो हम देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण था कि इसने दल चालीसा का गठन, दल चालीसा का अंत किया, दल चालीसा का अंत, क्योंकि ये खुद भी इनमें से एक था और इसको ये लग रहा था कि इल्तुतमिश के बाद जो ये दल चालीसा एकदम से पावर में आ गए थे, किंग मेकर की स्थिति में आ गए थे और पूरे साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था, उसे अगर पुनः सुदृढ़ीकरण देना है, पुनः मजबूत करना है, तो सबसे पहले इनका अंत आवश्यक है। और इनका अंत किया, प्लस जनता में अपना खौफ बनाए रखने के लिए इसने बदायूं के इक्तादार को जनता के सामने, बदायूं के इक्तादार का नाम था बकबक, अजीब सा नाम है, बकबक को जनता के सामने पिटवाया। अवध का था हैबत खां, अवध का कौन था? हैबत खां, हैबत या हैबत खां को इसने 500 कोड़े मरवाए जनता के सामने, ये दिखाने के लिए कि जब मैं एक अधिकारी को मिसबिहेव करने पर पूरी जनता के सामने पिटवा सकता हूँ, तो फिर सामान्य जनता के मिसबिहेव को तो किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये तो उसने सबसे पहला प्रशासनिक कार्य क्या था दोस्तों? इसका दल चालीसा का अंत करना। अगला था दीवाने बरीद। दीवाने बरीद होता है गुप्तचर विभाग। इसने गुप्तचर विभाग का गठन करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था। जिस शासक की जितनी महत्वपूर्ण या जितनी स्ट्रॉन्ग गुप्तचर व्यवस्था होगी, वह अपने शासन को उतनी ही मजबूती से चला सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं षड्यंत्र हो रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शासक को मिल जाएगी। तो इसका गठन करने वाला था गुप्तचर विभाग और उसका नाम क्या था? दीवाने बरीद। अगला विभाग जो इसने गठित किया दोस्तों, वह था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? यह सेना के प्रमुख का पद था। सेना का गठन किस प्रकार करना है, कितने अश्वारोही रखने हैं, ये सारा सेटअप, सारी व्यवस्था करने के लिए उसने नियुक्त किया था विद्यार्थियों दीवाने अर्ज को। उसके अलावा ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। यह काफ़ी बार पूछा गया कि ख्वाजा किससे संबंधित है, तो ख्वाजा इक्ताओं की व्यवस्था के सुपरविजन के लिए इसने इसे नियुक्त किया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि दीवाने बरीद, दीवाने अर्ज और ख्वाजा किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? बलबन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मंगोल नीति। मंगोल आक्रमण हम पढ़ते आ रहे थे कि इल्तुतमिश के काल से ही प्रारंभ हो गए थे और उसने सदैव नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी है और यही प्रॉब्लम आई थी बलबन के सामने। लेकिन इसने क्या किया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी प्रांत को 2 भागों में बांटा। एक हिस्सा दिया अपने पुत्र बुगरा खां को और दूसरा हिस्सा दिया अपने पुत्र मोहम्मद खां को। बुगरा खां को जो हिस्सा दिया था वो था सनम, समाना और उच्च का प्रदेश। मतलब इन प्रदेशों की व्यवस्था रखने का दायित्व था बुगरा खां का और मोहम्मद खां को दिया था मुल्तान, सिंध और लाहौर का प्रदेश। मुल्तान, सिंध और लाहौर। इन दोनों पुत्रों के बीच में उसने उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत बांट दिया था और उनको ये दायित्व दिया था कि इन प्रदेशों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। लेकिन आगे चल कर के मोहम्मद खां 1286 ईस्वी में मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया और बाद में बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दी थी। और इसने अपने दरबार का सेटअप विद्यार्थियों इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा था कि यह स्वयं भी, जब इसको पता चला कि इसका प्रिय पुत्र
मोहम्मद खां मंगोलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया है, तो उसने पूरे दरबार में वैसा ही बिहेव किया जैसा एक सामान्य सैनिक की मृत्यु के समाचार पर वह करता। बर्नी अपने ग्रंथ में लिखता है कि उसके बाद यह अकेले में फूट फूट कर रोता था, इसको मोहम्मद खां को याद करते हुए, और इसकी मृत्यु से इसको विद्यार्थियों इतना अधिक आघात हुआ था कि 1287 ईस्वी में इसकी स्वयं की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इसने दरबार में कहीं भी इस बारे में रिएक्ट नहीं किया। इसीलिए के निज़ामी इसके बारे में लिखते हैं कि इसमें एक उत्तम अभिनेता के गुण विद्यमान थे। यह किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। इसकी बातों में मतलब इसका जो कहने का तरीका था अपनी बात को, वो इतना इफ़ेक्टिव था कि कोई भी उससे बंध जाता था। मंत्रमुग्ध का अर्थ होता है हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना हम किसी को, उसी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसने विद्वानों को भी आश्रय दिया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, इनके बारे में विद्यार्थियों दो महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। एक मिनट वापस लिखती हूँ। हिंद, हिंदुस्तान के तोते की उपमा दी गई है, और इसे अमीर सादी, अमीर ए सादी, इन दोनों को संरक्षण देने वाला बलबन ही था। और ये दोनों का गुरु भी एक ही थे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो के बारे में तो विद्यार्थियों ऐसा कहा जाता है कि जब इसे अपने गुरु की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो तत्काल इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शासक बना था विद्यार्थियों केकुबाद। हालांकि बलबन ने अपनी वसैया बनाई थी। वसैया क्या होती है? एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, बलबन ने अपनी वसैया बनाई थी। वसैया कहते हैं वसीयत को, और ये वहां पे अपना उत्तराधिकारी इसने नियुक्त किया था बुगरा खां को। लेकिन विद्यार्थियों, इस समय बुगरा खां, जब बलबन की मृत्यु हुई थी उस समय बुगरा खां बंगाल में था, और वह बंगाल में ही संतुष्ट था, वह दिल्ली नहीं आना चाहता था। इस कारणवश अगला बनाया गया कई खुसरो को। कई खुसरो था मोहम्मद खां का, जो इसका पुत्र था ना, जो मंगोल आक्रमण के समय मारा गया, उसका पुत्र था के खुसरो। लेकिन दिल्ली के अधिकारी निज़ामुद्दीन ने इसको शासक बनने ही नहीं दिया, और इससे पूर्व इसने बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को दिल्ली बुलाया और शासक बन गया केकुबाद। ठीक है, इस प्रकार केकुबाद किसके प्रभाव में आ गया? निज़ामुद्दीन के प्रभाव में, और निज़ामुद्दीन को उसने अपना नायब घोषित किया। और केकुबाद को, क्योंकि बलबन बहुत स्ट्रिक्ट रहा था और इसने इसको बहुत कठोर तरीके से इनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन जैसे ही केकुबाद शासक बना उसको ऐसा लगा कि उसे तो एक मनचाही वस्तु मिल गई है और वह स्वतंत्र हो गया है, और वह इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से जीने लग गया। और परिणाम ये हुआ विद्यार्थियों कि उसने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की लाइन को त्याग दिया, और वह एक प्रकार से स्वच्छंद शासक हुआ। उसने राज्य की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, और इस प्रकार राज्य बिल्कुल भ्रष्ट होने लग गया। वह शराब पीने लग गया, क्योंकि बलबन ने शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। ये पूर्णतया नशे में रहने लग गया, इसने राज्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बीच बुगरा खां ने इसे खुद से मिलने के लिए बुलाया, जो कि इसका पिता था, और इनकी मुलाकात हुई विद्यार्थियों अवध में। काफ़ी बार पूछा जाता है ये। और ये जब वहाँ पे अपने पिता से मिला तो बुगरा खां ने इसे सिजदा और पैबोस किया। उससे केकुबाद के अंदर बहुत गिल्ट हुआ कि ये पिता होकर के भी मुझे इतना अधिक सम्मान दे रहे हैं, और मुझे जो पद मिला है मैं उसका भी सम्मान नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर बुगरा खां ने उसे समझाया कि तुम्हें इस निज़ामुद्दीन से अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो जब
केकूबाद पुनः दिल्ली लौटा तो यह एक नया केकूबाद बनकर के लौटा और इसने निज़ामुद्दीन को वहाँ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार तकदीर ने इसका साथ नहीं दिया और यह लकवाग्रस्त हो गया। यह लकवाग्रस्त हो गया। तो अगला शासक बनाया गया विद्यार्थियों, इधर लिख रही हूँ मैं, केकूबाद के पुत्र क्यूमर्स को। क्यूमर्स मात्र 2.5 वर्ष का बच्चा था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था ये। और जब इसको शासक बनाया गया तो इस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता को प्राप्त करने के लिए उतारू हो रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने विश्वास पात्र तरकेश को इसके पास भेजा और तरकेश ने जाकर के रात्रि के अंधेरे में केकूबाद जो कि लकवाग्रस्त था उसको कंबल में लपेटा और यमुना में फेंक दिया। और क्यूमर्स तो चैलेंज करने की स्थिति में ही नहीं था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो गुलाम वंश, जो मामूलक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हुआ था वो क्यूमर्स पर जाकर के समाप्त हो गया। ठीक है, तो केकूबाद और बुगरा खां के बीच के जो इस वार्तालाप की घटना है, ये इसकी जानकारी मिलती है विद्यार्थियों हमें अमीर खुसरो के ग्रंथ कीरानु सादेन। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, कीरानु सादेन। ठीक है, ये था विद्यार्थियों बलबन। और हमेशा की तरह उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस लगे रहिए इसी तरीके से, अपनी निरंतरता बनाए रखिए और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप निरंतर रहे तो सफलता आपके पास होगी। थैंक यू।